फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। आप सबको पहले भी मैंने बताया था कि हम लोग जो है क्लास 10th के एग्ज़ाम की तैयारी जो है कर रहे हैं 2027 के लिए। और इस बार जो है हम लोग अर्ली सेशन शुरू किए हैं। पिछली बार हमें जो है समय नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार हमने समय जो है निकाल लिया है और लगातार कंसिस्टेंट रहकर जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं आपको। काफ़ी कुछ इसमें समझा चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है इटली का एकीकरण, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता ही होगा, या जो जो लोग जानते होंगे सिलेबस को थोड़ा बहुत भी, उनको पता है कि ये चैप्टर का इस टॉपिक जो है, ये टॉपिक इटली का एकीकरण कम से कम अच्छा खासा पैकेज लेके आता है मार्क्स का। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हम आपको इसकी पूरी कहानी एकदम आसान भाषा में, एकदम फ्लो के साथ और एक रोचक कहानी के साथ जो है पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़े, बल्कि आप इसको आसानी से समझकर याद रख सकें और आपको याद रहेगा भी। इसके अलावा हम इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी, और सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको आंसर कैसे करना है, ये गाइडेंस भी हम आपको देने वाले हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ यही चीज़ होता है कि आपने जो पढ़ा और अगर उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये आपको पता भी चल जाए, तो उसको लिखना आना चाहिए। लिखने का पैटर्न जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप अपने सिलेबस को पढ़ें, उससे आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस को जो है एनालाइज करें और साथ ही उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। तो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चंस लास्ट में होमवर्क के रूप में देंगे, और उसको आंसर लिख करके PDF बना करके आपको मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजना है, ताकि वहाँ पर जो है आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करा पाए। उसमें जो भी सुधार करने की ज़रूरत होगी उसके बारे में हम बताएंगे, और साथ ही साथ अगर किसी का आंसर जो है बहुत ही शानदार रहा तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाया है। बाकी स्टूडेंट्स को भी उसी तरीके से बेहतर ढंग से लिखने के लिए गाइडेंस जो है हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इटली का एकीकरण। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो है बात हम लोग पीछे की कर लेते हैं कि पीछे की वीडियोज में हमने आपको क्या कुछ पढ़ा रखा है। हमने सबसे पहले आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में समझाया था। अंधकार युग, पुनर्जागरण, बौद्धिक जागरण, इसके अलावा जो है निरंकुश राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र की क्या परिभाषाएं हैं, मतलब क्या है इसका। फिर गणतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, इनके बारे में बताया। इसके अलावा आपको राष्ट्रवाद, प्रतिक्रियावादी और उदारवादी व्यवस्थाओं के बारे में सब कुछ समझा दिया था। फिर दूसरे वीडियो में हमने आपको समझाया था कि फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति जो हुआ उसके पीछे क्या कारण थे, फिर उसके प्रभाव क्या हुए, नेपोलियन का उदय जो है वो किस प्रकार हुआ, और फिर उसके पतन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। और पतन से जुड़ा हुआ उसका कई सवाल भी जो है बनता है। कम से कम नेपोलियन भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसका, MCQ के लिए कम से कम तो होता ही है। ठीक है, शॉर्ट में भले ही नेपोलियन से रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे, पर MCQ में जरूर पूछता है। तो ये रहा। और फिर आगे जब हम बढ़े तो देखे कि लुई 18वां का शासनकाल आया फ्रांस में। 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले भी उसने कुछ अच्छे काम करके गया था, लेकिन उसके बाद जो चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा बना, वह भी बुर्बो राजवंश का ही था। उसने कई संवैधानिक चीजों को जो है, मूल्यों को परिवर्तित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में उसने 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी करके फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और जनता के अधिकारों को सीमित करने का जो है एक प्रयास किया उसने। लेकिन जनता अब तक काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी थी, तो उसने बर्दाश्त नहीं किया और अगले ही दिन जो है आंदोलन छेड़ दिया। परिणामतः जुलाई में जो है क्रांति हुई 1830 में,
और उसको जो है जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो 1830 की क्रांति हो गई। फिर 1848 ईस्वी में एक बार फिर लुई फिलिप के शासनकाल में भी फ्रांस में क्रांति देखने को मिला। तो इसके बारे में भी हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है। अगर आप इन सब चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो आप चैनल पर अपलोडेड वीडियोज को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से सारी बातें जो आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। खैर आगे बात करते हैं और इटली का एकीकरण जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इटली के एकीकरण से पहले जो है इटली में क्या कुछ था, वहां की क्या स्थिति थी, उसके बारे में जो है पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको समझना जो है जरूरी हो जाता है। इटली की क्या स्थिति थी वो, तो इटली के एकीकरण से पहले उसकी क्या स्थिति थी उसको समझेंगे इस वीडियो में। फिर आगे जो है हम बात करेंगे कि इसमें क्या बाधाएं थी। ठीक है, इटली के एकीकरण का विरोध कौन करता था, क्यों करता था, ये भी समझना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनता है आपको कि इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। तो ये शॉर्ट में बनता है, तो ये भी आप जो है यहाँ से लिखना आपको आ जाएगा। इसके अलावा आगे जो है इटली के एकीकरण का घटनाक्रम, किस व्यक्ति ने कितना योगदान दिया, इन सब बारे में जो है हमें बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पूर्व स्थिति समझ लेते हैं कि इटली के एकीकरण से पहले क्या था इसकी स्थिति। तो एकीकरण से पहले जो है ये कई क्षेत्रों में विभाजित था और यहाँ तक कि ये इतना ज्यादा विभाजित था, इसमें विभिन्नताएं मौजूद थी कि जो ऑस्ट्रिया का शासक है चांसलर मेटरनिख, उसने कहा था कि इटली जो है वो कोई देश नहीं है। इटली को वो देश मानता ही नहीं था, राष्ट्र मानने को तैयार नहीं था वो। उसका कहना था कि इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है वो, बस राष्ट्र नहीं है। इसलिए उसके एकीकरण को वो समर्थन नहीं करता था, विरोध करता था। ठीक है, एक तो ये कारण था। तो पहला तो हम यहाँ पर बताएंगे कि इटली जो है कई भागों में बटा हुआ था, जहाँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताएं मौजूद थी। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसका जो है आज वाले वीडियो में हम लिंक जो है पीडीएफ का दे देंगे। इससे पहले नोट्स का लिंक नहीं दिया था, बट इटली के एकीकरण तक जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया है उसका नोट्स इस वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूर्व की स्थिति में पहला बात कि इटली जो है वो राजनीतिक, इटली कई राज्य क्षेत्रों में बटा हुआ था जहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषमताएं मौजूद थी। तो ये पॉइंट हो गया पहला। ठीक है, दूसरा बात हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसी में थोड़ा सा इसी में जो एक्सप्लेन करके अगर लिखें तो इसको जो है इस तरीके से आप दिखा देना कि इसमें जो है ये मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ था। उत्तरी इटली, ठीक है, मध्य इटली कह सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है दक्षिणी इटली। ठीक है, दक्षिणी इटली के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें क्या कुछ था देखो, तो उत्तरी इटली जो है इसमें सीधा प्रभाव ऑस्ट्रिया का था, सीधा प्रभाव था ऑस्ट्रिया का। और इटली के कौन से राज्यों में ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, तो वो था लोम्बार्डी और वेनिसिया। वो है लोम्बार्डी और वेनिसिया। ठीक है, लोम्बार्डी और वेनिसिया, ये दो राज्य जो है इटली के ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रिया का कब्जा था। मध्य इटली की बात करें तो यहाँ रोम और इसके आसपास का शहर है और इस पर जो है पोप का आधिपत्य था। और पोप को किसका समर्थन प्राप्त था, पोप को समर्थन प्राप्त था फ्रांस का, पोप को जो है फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। तो ये हो गई एक समस्या। दूसरी ओर देखें दक्षिणी इटली में, तो यहाँ सिसिली और नेपल्स जैसे राज्य जो है प्रभावशाली थे, सिसिली और नेपल्स जैसे राज्य थे यहाँ। तो आपको याद होगा जब वियना की संधि हम पढ़ाए थे आपको, उस समय मैंने आपको बताया था कि इटली को जो है वियना की संधि के तहत कई भागों में बांट दिया गया था, जिसके तहत
ऑस्ट्रिया का प्रभाव लोम्बार्डी और वेनेशिया पर था। रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों पर पोप का आधिपत्य था। और सिसिली और नेपल्स में बुर्गो राजवंश के एक जो है सम्राट का आधिपत्य जो है स्थापित हुआ। इस सम्राट का नाम आपको जो है कमेंट करके बताना है कि आखिर सिसिली और नेपल्स में वियना की संधि के तहत किस सम्राट का आधिपत्य स्थापित हुआ था, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, लिख करके जरूर जवाब दीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि आप जो है कितने सीरियसनेस के साथ जो है स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण जो है अलग अलग था। तो कोई भी जो है अपना अपना अधिकार छोड़ना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। तो ये राजनीतिक समस्या हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसकी स्थिति को और या समस्या को पॉइंट वाइज जो है लिख सकते हैं कि ये हो गया राजनीतिक बाधा। ठीक है, कि ये कई क्षेत्रों में बटा हुआ था और इन तीनों को जो है पॉइंट्स बना करके लिख देने हैं। फिर आप जब दूसरा बनाएंगे, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पूर्व स्थिति तो हो ही गया कि अनेक राज्यों में बटा हुआ था, एकीकृत नहीं था। ठीक है, तो ये जो है इसकी राजनीतिक बाधा थी कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी, तो राजनीतिक बाधा हो गया ये। ठीक है, और अब बात करें हम आगे, तो बात करते हैं सामाजिक बाधा की। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक बाधा की। दूसरा हो जाएगा ये आपका सामाजिक एवं धार्मिक बाधा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो सामाजिक एवं धार्मिक बाधा में क्या हो जाएगा कि इटली में लोगों में सामाजिक और धार्मिक भेदभाव भी मौजूद थे, जिस वजह से यहाँ राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो बहुत धीरे धीरे विकास कर रही थी। तो ये एक समस्या थी। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का अभाव था यहाँ। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यहाँ के जो राज्य थे, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी कि वो एक मजबूत सेना बना सके और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करके जो है एकीकरण कर सके। क्योंकि इतना तो तय हो चुका था कि एकीकरण की प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है तो ऑस्ट्रिया और इधर फ्रांस, इन दोनों से युद्ध जो है लड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? ये तो तय था। तो युद्ध लड़ने के लिए जो है उसकी सैन्य क्षमताएं भी होनी चाहिए। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो तो था नहीं। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पर ये भी बना सकते हैं कि आर्थिक एवं सैन्य कमियां। ठीक है, आर्थिक एवं सैन्य कमियां। ठीक है, तो इसको भी जो है आप पॉइंट्स दे करके लिख सकते हैं। देखो, जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो सबसे अच्छा स्ट्रेटजी माना जाता है, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, पॉइंट्स में लिखो आंसर। पॉइंट्स में आंसर लिखोगे तो लगभग सारी बातें जो है लिखी भी जा सकती हैं उसमें, और जो है आपको याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है, एकदम फ्लो बन जाता है ना। आप पैराग्राफ एक बार लिख के देखो और उसी चीज को पॉइंट वाइज लिखो, और फिर दोनों को जो है कोशिश करो कि दोनों में से कौन सा याद हो जाता है। ऐसा करना कि अपने फ्रेंड को तुम दे देना जो है पैराग्राफ वाला आंसर, और खुद जो है पॉइंट वाइज जो आंसर लिखा हुआ है उसको रख लो, फिर उसको अच्छे से समझो, याद करो। देखना जो पॉइंट वाइज जिसके पास है वो आसानी से याद कर लेगा, लिख भी देगा, लेकिन जिसके पास पैराग्राफ वाला है ना उसको मुश्किल होगा उसके फ्लो को याद रखने में। ठीक है, तो पॉइंट वाइज आंसर लिखना जो है आपको काफी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, टाइम भी बचाता है, और आंसर को सटीक तरीके से लिखने का तरीका भी आपको दे देता है। ठीक है, इसमें मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं होते हैं, सारे पॉइंट्स लगभग इंक्लूड हो जाते हैं, तो मार्क्स जो है अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट वाइज आंसर लिखने का तरीका कि इटली के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो इटली जो है एकीकरण से पहले अनेक भागों में बटा हुआ था। वियना की संधि द्वारा इसे उत्तरी इटली में लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य इटली
जैसे रोम और उसके आसपास के क्षेत्र में पोप का आधिपत्य था जिसको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था, वहीं दक्षिणी इटली, सिसिली और नेपल्स में बुर्बो राजवंश के सम्राट फलाने ढिकाने चिमकाने का आधिपत्य था। क्योंकि नाम हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये तो हमने आपसे पूछा है, ठीक है, इसलिए हमको ध्यान में है कि ये क्वेश्चन हम पूछे हुए हैं, इसलिए जो है उसका नाम हम नहीं बता रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट आप क्या बनाओगे, सामाजिक एवं धार्मिक बाधाएं। इटली के एकीकरण में सामाजिक और धार्मिक बाधाएं भी थी, जैसे इटली के समाज में राष्ट्रवादी भावनाएं जो है वो बहुत धीरे विकसित हो रही थी, जिसका परिणाम यह था कि उनमें एकीकरण की भावना जो है वो तेजी से नहीं पनप सकी, तो ये हुआ, ठीक है। और आर्थिक एवं सैन्य कमियां, कम से कम 2 पॉइंट तो लिखोगे ना 2 मार्क्स के लिए, तो अगर बीच वाला छोड़ भी देते हो तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है, लिखना ही पड़ेगा कि आर्थिक एवं सैन्य कमियां, कि इटली के राज्य आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं थे कि वो सैन्य रूप से ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध में टिक सके, ठीक है। तो ये बात जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बाधाएं तो समझ में आ गई आपको क्लियरली, एकदम अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट में जो है बता भी दीजिएगा कि हाँ से समझ में आ गया है, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। आपके दोस्त लोग भी जो है सीख जाएंगे इन चीजों को, अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप जलनखोर नहीं है तो, जलनखोर है फिर तो आपको शेयर करने से हम मना करेंगे, मत करिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, तो इटली के एकीकरण की बाधाएं समझ में आ गई। अब इसका घटनाक्रम समझते हैं कि इटली का एकीकरण जो है वो आगे कैसे बढ़ा, क्या इसका घटनाक्रम रहा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है घटनाक्रम में नेपोलियन का नाम आता है, ठीक है। घटनाक्रम में सबसे पहले पता है किसका नाम आता है, नेपोलियन बोनापार्ट का। जानते हो ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, पता है, बिल्कुल फ्रांस का सम्राट था, ठीक है, बिल्कुल ये फ्रांस का जो है सम्राट हुआ करता था, 1804 ईस्वी में बना था। ऐसे तो वो फ्रांस में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो 1799 ईस्वी में ही बन गया था, प्रथम कौंसल का पद हुआ करता था, तो वो प्रथम कौंसल बन गया था कौन से साल में, 1799 ईस्वी में। लेकिन बाद में उसने अपने आप को 1804 ईस्वी में पोप के द्वारा जो है सम्राट घोषित करवा दिया, पोप ने उसको मुकुट और राज तिलक जो है कर दिया था और सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है, 1804 ईस्वी में। उसी समय के बाद से जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाता था, सेना लेकर हमला करता था कि चलो रे भाई आज इधर हमला करते हैं, जो भी जीतेंगे आपस में जो है बांट लेंगे, पार्टी करेंगे उधर ही, ठीक है। अपने राज्य में बहुत पार्टी कर चुके हैं, अब चलो दूसरे जगह पार्टी करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था ना, इसके पीछे का कहानी क्या था कि नेपोलियन को जो है एक तरीके से घमंड हो गया था, इसको लगने लगा था कि ये भगवान का भेजा हुआ जो है प्रतिनिधि है और इसको भेजा है भगवान ने लोगों का कल्याण करने के लिए। जहां जहां भी राजतंत्र था वहां वहां ये हमले करता था, उनको आजाद कराता था और वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था लागू करता था और कई सुधार जो है वो करता था, सामाजिक और राजनीतिक सुधार वो लागू करता था जिससे जनता की स्थिति जो है सुधर सके। तो इसी क्रम में ये इटली के क्षेत्रों पर भी हमला किया, ठीक है, और उसको जो है एक संगठित करके 3 गणराज्यों में बांट दिया, ठीक है। जो भी अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था नेपोलियन ने उसको संगठित करके 3 गणराज्य बना, एक सिसिलपाइन था, दूसरा लिगुलियन गणराज्य था, तीसरा जो है वो ट्रांसपेडेन गणराज्य। तो इन तीनों गणराज्य की स्थापना इटली में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया और यही वजह है कि इटली के एकीकरण का जनक या इटली के एकीकरण का पिता माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इटली के एकीकरण में सबसे पहला योगदान जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट का रहा है। तो उसके बारे में क्या कुछ लिखना है वो आपको आसानी से जो है समझ में आ गया है, आप उसको लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करेंगे नोट्स का, उसमें भी मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको और ज्यादा
जो है जब आगे बढ़ेंगे हम लोग घटनाक्रम में, तो वियना की संधि का भी योगदान आता है इसमें। अब तुम कहोगे कि सर ये तो एकदम से जो है विपरीत बात हो गई, वियना की संधि के तहत तो हमने नहीं, मेटरनिक ने इटली को बांटने का काम किया था, फिर ये एकीकरण में कहाँ से आ गया ये? तो इसका कारण ये था कि इसने इटली के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बनाने के लिए इसको बांटा तो था, वो सही बात है, लेकिन इसने जो है एक यहाँ पर जो शक्तिशाली राज्य हुआ करता था पिडमाउंट, ठीक है, पिडमाउंट यहाँ का एक शक्तिशाली राज्य होता था, तो पिडमाउंट को सार्डिनिया के साथ, सार्डिनिया एक दूसरा राज्य है, तो पिडमाउंट और सार्डिनिया का विलय उसने करा दिया था, तो एक तरीके से इसको जो है एकीकृत किया उसने, है ना। तो यही बात जो है यहाँ पर लिखना है कि वियना की संधि 1815 ईस्वी के तहत जो है सार्डिनिया और पिडमाउंट को एकीकृत कर राज्य के रूप में गठित किया गया, जिससे पिडमाउंट की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो देखें तो एक तो ये हो गया कि वियना कांग्रेस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो है एक आता है कार्बोनारी संगठन का। कार्बोनारी संगठन का खैर उतना ज्यादा इसमें जो है योगदान नहीं था कि ये जो है एकीकरण करे, लेकिन फिर भी इसकी भूमिका जरूर थी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में, ठीक है, कार्बोनारी, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, इसकी स्थापना को लेकर जो है कहीं पे 1820 लिखता है, तो कहीं पे देखोगे तो 1810 लिखता है। तो इसकी स्थापना का वर्ष तो एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर पूछता है तो 1820 या फिर 1810 जो भी ऑप्शन में रहे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन फिर भी जो है इसको लेकर अभी तक संशय बना हुआ है इंटरनेट पर भी कि कहीं पे लिखता है 1820, कहीं पे 1810 लिखता है। ऐसा इसलिए होता है, इसका एक कारण है कि ये जो है कार्बोनारी संगठन जो है ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, गुप्त क्रांतिकारी, एकदम चोरी छुप के ये एक संगठन चलता था, ठीक है, एकदम जैसे आज के समय में जो है अंडरवर्ल्ड चलता है, तो पुलिस से बच के चलता है ना, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ा होता है इसके बारे में तो पता नहीं होता है, क्रिमिनल्स वगैरह का जो नेटवर्क चलता है, ठीक है। उसी तरीके से ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और इसका उद्देश्य था कि राजतंत्र को समाप्त करने के लिए छापेमार युद्ध करना, राजा या राजा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर अचानक से हमला कर खत्म कर दो और छुप जाओ जाके, ठीक है, और इस तरीके से राजतंत्र को समाप्त करना उसका उद्देश्य था। तो अगर इसके बारे में जो है कोई भी नेता खुल करके कहे कि हम इस संगठन का नेता है, तो कोई भी उसको उठा के ले जाएगा, पुलिस उसको उठा के तुरंत ही ले जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए ना तो इसका कोई स्पष्ट नेता था और ना ही इसकी स्थापना को कोई स्पष्ट समय जो है वो मिल पाता है। तो इसी वजह से जो है इसके स्थापना वर्ष में आगे पीछे जो है चीजें होती रहती है, कभी 1820 कहता है तो कभी 1810 कहता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। लेकिन इसने जो है इसने इधर इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाया, तो बाद में चलकर मेजिनी का नाम जो आता है वो भी इसी संगठन से जुड़े थे, इस संगठन से संबंध था उनका। लेकिन बाद में मेजिनी जो है इससे अलग इसी संगठन से प्रेरित होकर युवाओं में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए यंग इटली जैसी संस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो है देखा जाए तो कार्बोनारी जो है वो एकीकरण का प्रारंभिक संगठन कहा जा सकता है, इटली के एकीकरण का प्रारंभिक संगठन जो है माना जा सकता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, इटली के एकीकरण का प्रारंभिक संगठन। हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ दे कि इटली के एकीकरण का प्रारंभिक संगठन किस संस्था को माना जाता है, तो आप बताएंगे कार्बोनारी दल को, ठीक है, ये गुप्त क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल था, ये तो समझ में आ ही गया। फिर आगे बात करें तो तीन अलग अलग व्यक्तियों का जो है इसमें योगदान भी देखने को मिलता है। तीनों का नाम क्या है, एक है मेजिनी, दूसरा है काउंट कावूर जो पिडमाउंट का प्रधानमंत्री था, ठीक है, काउंट कावूर। इन तीनों को लेकर जो है क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं आपको, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। और तीसरा कौन था, गैरीबाल्डी,
ठीक है, गैरीबाल्डी मत बोल देना भाई, बाल्डी, ठीक है, गैरीबाल्डी था वो, ठीक है। तो ये तीनों का जो है योगदान था। तो आपको लॉन्ग में क्वेश्चन क्या पूछता है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी के क्या योगदान थे, लॉन्ग में पूछेगा। और शॉर्ट में जो है मेजिनी का परिचय, काउंट कावूर का जीवन परिचय, गैरीबाल्डी का जीवन आदर्श क्या था, इसके बारे में क्वेश्चंस ऐसे करके पूछता है शॉर्ट में, ठीक है। और आपको ये भी पूछ सकता है शॉर्ट में कि काउंट कावूर का जो है इटली के एकीकरण में क्या भूमिका रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से इस टॉपिक से, इसलिए शुरू में ही हमने बोला आपको कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। एक तरीके से यूं समझ लो कि यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस की फैक्ट्री है ये टॉपिक, ठीक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस जो है लगातार बनते हैं, हर साल जो है एग्जाम में आते रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए हो जाता है। तो अब हम इन तीनों व्यक्ति के बारे में समझते हैं, समझे ना। देखो पहले हम बात करेंगे मेजिनी के बारे में कि मेजिनी था कौन, इसका परिचय समझ लेते हैं। फिर आगे जो है देखेंगे कि इसका योगदान क्या था, ठीक है। देखो मेजिनी, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, थोड़ा अभी बॉडी रेज किए हैं तो थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, ठीक। मेजिनी, तो मेजिनी का जन्म जो है वो 22 जून 1805 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 जून 1805 ईस्वी को, जिनेवा शहर में, सार्डिनिया के आसपास ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के आसपास ही ये शहर है, इटली में ही। तो वहां 1805 ईस्वी में मेजिनी का जन्म हुआ। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, पर फिर भी जो है ये ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है, तो बता ही देना उचित रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कई बातें नहीं दी गई हैं, उसके बावजूद भी जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है कि मेजिनी का जन्म जिनेवा शहर में 22 जून 1805 ईस्वी को हुआ। ये आदर्शवादी गणतांत्रिक मूल्यों के समर्थक थे, एक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इसके बावजूद भी जो है इनमें उस समय के व्यवहारिक आदर्शों का ज्ञान इनको नहीं था, ठीक है। ये गणतंत्र का समर्थन तो करते थे, लेकिन ये इनको जो है उस समय की व्यवहारिक जो मांग थी, जनता क्या चाह रही थी, उसको ठीक से ये समझ नहीं पाए। लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष किया इटली के एकीकरण करने के लिए, और इन्होंने कार्बोनारी दल से जो है जुड़े, ठीक है। अब सदस्य कब बने थे कार्बोनारी दल में ये तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर इसको जो है एक बार देख लेना इंटरनेट पे या कहीं भी जो है देख लेना। तो कार्बोनारी से इनका संबंध था, इनका उद्देश्य था इटली को एकीकृत करना, और इनका एक प्रमुख नारा भी था कि अधिकार से पहले कर्तव्य, ठीक है। यानी इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो कर्तव्य पहले अधिकार बाद में, कर्तव्य पहले अधिकार बाद में, ये इनका एक प्रसिद्ध कथन था, स्टेटमेंट था। किसका? मेजिनी का। तो ये सब अलग अलग बातें जो हम मेजिनी के बारे में बता रहे हैं, उनको आप इनके परिचय के रूप में जो है पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। चाहे तो ये अगर शॉर्ट में पूछता है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं या शॉर्ट या पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके जो हैं सबके लिए सुइटेबल है। आपको अगर पॉइंट वाइज अच्छा लगता है पॉइंट वाइज लिखिए, लेकिन हम ज्यादातर सजेस्ट करेंगे कि पॉइंट वाइज ही लिखिए। पॉइंट वाइज लिखने से आंसर जो है वो प्रॉपर मिलते हैं, उसमें कटौती का कोई जो है संभावना नहीं होता है। लेकिन हाँ, लगभग सारे जो है जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं सब लिखना होता है, ठीक है। और जो कि लिखना आसान भी हो जाता है, जो पॉइंट वाइज होगा तो आसान हो जाता है। इसके बाद कुछ लोग जो है पैराग्राफ फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है परिचय के बारे में जो है आपको जो नोट्स हम अवेलेबल कराए हैं ना आपको इस चैप्टर का, उसमें दोनों ही फॉर्मेट का यूज मैंने कर रखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को समस्या ना हो, सब अपने आप के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट कर सके। या अगर कोई पैराग्राफ का आज तक यूज करता आ रहा है और वो चाह रहा है कि हम वो पॉइंट वाइज तरीकों को जो है यूज करना सीखें, तो उसके लिए पॉइंट वाइज भी लिखा हुआ है। तो दोनों तरीके से लिखा हुआ है चीजों को, तो आपस में स्विच करते रहना है और दोनों ही तरीके को अच्छे से समझ लेना है, ताकि जहां जैसा जरूरत
पढ़े लिखने का उस तरीके से लिख दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मेजनी का परिचय तो हम बता ही दिए, इसमें जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ के बताते हैं। मेजनी एक जो है प्रखर राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी व्यक्ति था। वह गणतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता था और राजशाही का घोर विरोधी था। वह इटली के एकीकरण के लिए अनेक प्रयास कर चुका था। उसने युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने के लिए कार्बोनारी दल के तर्ज पर 1831 ईस्वी में यंग इटली नाम की संस्था का निर्माण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में जागृति लाना था। ठीक है, उनका एक प्रसिद्ध कथन है, कर्तव्य पहले अधिकार बाद में। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिए। 1831 ईस्वी में या 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में 1830-31 के समय उन्होंने मध्य इटली को एकीकृत करने के लिए आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन फ्रांस और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप ने इस आंदोलन को कुचल दिया। यद्यपि उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया, लेकिन उनके बिना एकीकरण की भावना का विकास संभव नहीं था। ठीक है, तो ये उसके बारे में परिचय हो गया। ठीक है, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट योगदान जो था उसको भी इसमें हमने शामिल कर लिया, तो आपके आंसर को एकदम शानदार बना देता है। तो ये हुआ आपका परिचय, केवल अभी परिचय बताए हैं। ठीक है, और रही मेजनी के योगदान से संबंधित बातें, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने कई सारे जो है काम किए। जैसे कार्बोनारी दल से संबंध रहकर उसके ही तर्ज पर 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण कर इटली के युवाओं में राष्ट्रवाद का प्रचार किया। ठीक है, इसी को युवा इटली भी कह सकते हैं। यंग का मतलब युवा होता है ना, तो कभी अगर आपको एग्जाम में युवा इटली का स्थापना कब हुआ ऐसा पूछ दे तो कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर 1834 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने यंग यूरोप का निर्माण किया और यूरोप के युवाओं को जो है राष्ट्रवाद के प्रति जो है जागरूक किया। फिर 1840 के दशक में हालांकि अगर भारतीय भवन का किताब अगर आप पढ़ रहे होगे तो उसमें 1852 जो है लिख देता है। ठीक है, 1852 जो है फ्रेंड्स ऑफ इटली नाम का संगठन बना। फ्रेंड्स ऑफ इटली नाम का जो है संगठन बना। ये संगठन जो है इंग्लैंड लंदन में बना था। इसके पीछे की क्या कहानी थी वो जो है हम आपको समझा देते हैं। देखो हुआ क्या था कि जब इन्होंने 1830-31 में फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में आकर उनको लगा कि भाई फ्रांस में अलग विद्रोह चल ही रहा है, तो इधर जो है मध्य इटली में फ्रांस का नियंत्रण हुआ करता था पोप के माध्यम से, तो फ्रांस का ध्यान उधर पोप को संरक्षण देने में नहीं होगा। तो ये जो है यही तो बात जो है उनको समझ में नहीं आया कि मौका जो है गलत उन्होंने चुन लिया, मौके की नजाकत को समझ नहीं पाए और वो फंस गए। आंदोलन छेड़ दिए। ऑस्ट्रिया जो है उसको कुचलने के लिए आ गया, फिर फ्रांस भी उसमें आ गया। फ्रांस को तो आना ही था, तो फ्रांस ऑस्ट्रिया मिलकर उस आंदोलन को कुचल दिया और इनके खिलाफ मुकदमा जो है चलाया कि ये देशद्रोही है, इनको जो है फांसी हो जाना चाहिए। तो ये देश छोड़ के भाग गए। देश छोड़ के भागे तो पहले जो है ये जो है इटली से भाग कर आए, फ्रांस में ही भाग कर आए। ठीक है, जैसा कि इंटरनेट पे हमको जानकारी मिला था, पहले ये फ्रांस में आए, फ्रांस में बहुत कम समय रहे और फ्रांस से ये चले गए स्विट्जरलैंड। कहाँ चले गए? स्विट्जरलैंड चले गए। स्विट्जरलैंड में कुछ समय तक रहे, फिर वहां भी इनको जब खतरा महसूस हुआ तो ये आगे चले गए। कहाँ? ये आगे चले गए लंदन। और इसी दौरान अलग अलग जगह पर इन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया। जैसे जब ये स्विट्जरलैंड में थे उस समय 1834 में इन्होंने यंग यूरोप नाम का जो है संगठन बनाया। ठीक है, स्विट्जरलैंड में थे तो इन्होंने जो है यंग यूरोप का संगठन बना लिया। ठीक है, ये हो गया। और जब ये इंग्लैंड पहुंचे
और इनके द्वारा या इनके साथियों के द्वारा इंग्लैंड में इटली के एकीकरण के प्रति जो भावनाएं थी और वहां पर किस तरीके से ये राजशाही लोग ऑस्ट्रिया और फ्रांस वाले जो है अत्याचार कर रहे थे, वहां की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे थे, ये सब कहानी जो है लंदन में भी फैलने लगा, इंग्लैंड में भी फैलने लगा। तो इंग्लैंड के लोगों में भी इनके प्रति जो है सहानुभूति आने लगी और यहाँ पर जो है इटली के एकीकरण के समर्थन में आंदोलन शुरू होने लगे। ठीक है, एक तरीके से जो है संगठन बनने लगा। तो ये भी एक तरीके से गुप्त संगठन के रूप में ही काम कर रहा था। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली, इसीलिए जो है यहाँ पर हम लिखे हैं कि 1840 के दशक में, क्योंकि इसके स्थापना से संबंधित एग्जैक्ट समय पता नहीं चल पाता है, लेकिन भारतीय भवन में एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है 1852। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों ही रेफरेंसेस को देते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप इतिहास के बारे में जो है समझ सके कि इतिहास अध्ययन का तरीका क्या होता है। आगे चलकर आप भी अगर हिस्ट्री लेते हैं ग्रेजुएशन में या फिर आर्ट्स लेते हैं 11th-12th में, तो वहां पर इतिहास जो है ज्यादातर लोगों का विषय होता है, चुन लेते हैं, पता नहीं उनको पसंद होता भी है या नहीं, चुन तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वही बात की रटने की जरूरत पड़ जाती है। कहते हैं कि हिस्ट्री हम लेके बेकार कर दिए, गलती कर दिए, पर उनको समझना होगा कि हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है, वो चीज सीखना पड़ेगा और ये एक दिन में नहीं आ जाएगी, ये आपको एक लंबे समय तक, महीना 2 महीना तक जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तरीकों को अपना कर देखना पड़ेगा, खुद पे लागू करके देखना पड़ेगा, तभी आप जो है सीख पाओगे। नहीं तो ये सोचो कि फॉर्मूला जो है हम दे दे और हम ही जो है अपने आप पर वो फॉर्मूला अप्लाई करें, तो उससे आपको क्या फायदा होगा। आपको भी जो है कुछ पैटर्न पे काम करना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो रटने की ही जरूरत पड़ेगी। और हम नहीं चाहते हैं कि आप रटें, रट्टू तोता बनाना मेरा काम नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हम जो है उसको समझ सके, याद अपने आप रहे, इस तरीके का जो है माइंडसेट हमारा बने, रटने वाला माइंडसेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही उद्देश्य के साथ जो है हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है इस तरह का कंटेंट अवेलेबल कराएं। और मेरा मकसद ज्यादातर इस बात पर भी फोकस्ड होता है कि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें ये सब चीज जो है मुझे भी काम आएगा, तो इसलिए मेरा भी इधर रिवीजन होता रहेगा। यही वजह है कि हम जो है ऐसे कंटेंट्स को एक अलग तरीके से जो है आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और याद भी रहे, रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेजनी के बारे में था कि मेजनी ने क्या योगदान दिया इटली के एकीकरण में, इसके बारे में हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इनके बारे में जान लो कि अभी इससे पहले हम एक पॉइंट तो बता चुके हैं आपको कि नेपोलियन जो है वो इटली के एकीकरण का जनक यानी कि पिता माना जाता है, अच्छी बात है। मेजनी को जो है इटली के एकीकरण का मसीहा, इटली के एकीकरण का मसीहा या इटली के एकीकरण का पैगंबर, या नहीं तो एक और चीज कहा जाता है, इटली के एकीकरण का आध्यात्मिक जनक या आध्यात्मिक पिता। ठीक है, इटली के एकीकरण का आध्यात्मिक पिता कौन है, ये मेजनी है। ठीक है, तो इस बात को लिख लेना। ठीक है, कि आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक, ये भाई आध्यात्मिक, ठीक है, ये गलती है स्पेलिंग, आध्यात्मिक जनक। ठीक है, इसको हम अभी सुधार देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। आध्यात्मिक जनक इटली के एकीकरण का कौन था, मेजिनी। कौन है, मेजिनी है। ठीक है, इस बात को जो है अच्छे से याद रखना है। आध्यात्मिक, ठीक है, अब सही हो गया, ये हुआ। तो आध्यात्मिक जनक जो है कौन है, मेजिनी। समझ में आ गया। तो ये चीज जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इसलिए हम बता दिए हैं। ठीक है, और ऐसी चीजों को जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम आपको पीवाईक्यूज का भी सेट देते रहेंगे, आप चैप्टर्स को पढ़ते जाओ और पीवाईक्यूज एनालिसिस करते जाओ, ये सबसे आसान तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा कौन, काउंट कावूड।
अगला कौन है, काउंट काबूर। देखो हुआ क्या था कि जो पिडमाउंट है, सार्डिनिया पिडमाउंट के बारे में हम बता ही थे, ठीक है, कि सार्डिनिया और पिडमाउंट को वियना की संधि द्वारा एकीकृत कर दिया गया था, ठीक है। उससे जो उसने भी जो है एकीकरण की भावना के विकास में मदद किया, तो ये बात हो गया। तो वहां का जो राजा था, पिडमाउंट का राजा था, उसका नाम था विक्टर इमैनुअल। क्या नाम था, विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल जो है उसका कहना था कि जो है हम भी एकीकरण चाहते हैं, लेकिन वो समझता था कि एकीकरण में क्या बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया, उस चीज को तो वो समझ ही रहा था कि कोई भी अगर परिवर्तन करना चाहेंगे तो ऑस्ट्रिया बीच में नाक घुसा देगा, तो ये जो है समस्या बन जाएगा। फ्रांस भी पत्थर मारेगा। तो इस दोनों को ही जो है ये निपटाना चाहता था, पर निपटाई कैसे, कोई ऐसा तीर होना चाहिए ना जो दोनों को निपटा दे। तो इसने जो है ढूंढना शुरू किया एक ऐसे व्यक्ति को जो दोनों को ही अपने जाल में फंसा ले। तो एक व्यक्ति मिला, काउंट काबूर, ठीक है। काउंट काबूर भी पिडमाउंट, उसका सार्डिनिया के जिनीवा नगर में ही उसका जन्म हुआ था। काउंट काबूर का जन्म हुआ था इसका कहाँ, कब, 1810 ईस्वी में। इसका जन्म हुआ था 1810 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको जो है सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने 1852 ईस्वी में पिडमाउंट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पिडमाउंट का क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया इसने। पिडमाउंट का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त कर दिया, किसने, विक्टर इमैनुअल ने, ठीक है। और इसको अपनी योजना समझाया क्या, इसने सीधे कहा कि भाई हमको जो है ऐसा है कि एकीकरण करना है राज्य का, इटली का, और इसमें जो भी समस्याएं हैं उसमें ध्यान रखना है कि हमें सीधे लड़ाई नहीं लड़ना है। लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन सीधे लड़ाई नहीं लड़ना है, सीधे लड़ेंगे तो हम पिट जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसा उपाय निकालो कि हमें सीधे लड़ने की जरूरत भी ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसी वाली बात थी। ये ऐसा रिजल्ट जो है विक्टर इमैनुअल चाहता था। अब एक सवाल आपके मन में आया तो नहीं है, पर जब इतना कुछ हम बोल दिए हैं तब आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा सवाल है जो हमारे मन में नहीं आया है कि नहीं। तो वो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को ही अपना प्रधानमंत्री बनाया, है ना। अपने प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं इसमें ही क्यों दिखा, उसको किसी और में क्यों नहीं दिखा। तो इसका कारण था, इसका एक कारण ये है कि काउंट काबूर जो है बहुत सफल कूटनीतिज्ञ था, कई बार अपनी कूटनीति का परिचय जो है दे ही चुका था। एक तो ये कारण था कि वो कूटनीतिज्ञ था, अपने विरोधियों को भी खुश कर सकता था, अपने समर्थन में झुका सकता था, ऐसी उसमें क्षमताएं थी। एक ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि काउंट काबूर हमेशा से ही राजतंत्र का ही समर्थक था। वो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, निरंकुश राजतंत्र का नहीं, वो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। तो विक्टर इमैनुअल को लगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति चलेगा, क्योंकि ये मेरे को यानी राजा के शासन को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। तो इस तरह से एकीकरण भी हो जाएगा और इटली का राजा हम बने रह जाएंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा राज्य हमको मिल जाएगा शासन करने के लिए, ठीक है। तो मेरा शासन भी खत्म नहीं होगा, हमको सत्ता से हटाया भी नहीं जाएगा और एकीकरण भी हो जाएगा। जनता का समर्थन ऐसे भी मिला ही हुआ है, ठीक है। जनता तो चाह ही रही कि एकीकरण हो जाए, उनमें भावनाएं जो है पनप चुकी हैं एकीकरण की, तो जनता को जो है चाह रही है एकीकृत हो जाए। तो यही दो कारण था कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया काउंट काबूर को। पहला कि वह एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो इटली की एकीकरण में जो भी समस्याएं थी उसका निपटारा करने में सक्षम था। दूसरा कि वह इटली में संवैधानिक गणतंत्र का या संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, ठीक है।
तो इससे उसको अपनी सत्ता भी सुरक्षित महसूस हुई। समझ गए? ये बात तो क्लियर हो गया। तो इसलिए जो है 1852 ईस्वी में काउंट काबूर को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हो गए कि चलो प्रधानमंत्री कोई तो बना हम ना बने कोई तो बना। खैर आगे बढ़े। तो इसने जो है काउंट काबूर ने क्या किया कि अपनी आर्थिक और सैन्य स्थिति जो है सुधारना शुरू कर दिया। आर्थिक व सैन्य सुधार उसने लागू किया। ठीक है, सैन्य सुधार लागू किए, ये हो गया। और फिर इसने जो है फ्रांस के साथ भी समझौता किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि क्रीमिया युद्ध 1853 ईस्वी में जो है क्रीमिया का युद्ध जो है शुरू हो गया था। क्रीमिया का युद्ध, क्रीम खा खा के युद्ध करो, ऐसा कुछ नहीं था ना। क्रीमिया युद्ध जो है फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और रूस के बीच जो है ये युद्ध हो रहा था। तो ऐसे में जो है ये 1853 से 54 या कभी कभी 56 लिखा होता है। तो 1853-56 में जो है ये हुआ था फ्रांस और रूस के बीच। तो बिना मदद मांगे, फ्रांस ने इसमें कोई मदद मांगा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो पिडमाउंट का शासक है यानी कि काउंट काबूर के कहने पर पिडमाउंट के शासक ने अपनी सेना भेज दी कि चल भाई फ्रांस हम तेरे साथ हैं। ठीक है, फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय। ठीक है, ये नेपोलियन तृतीय नेपोलियन बोनापार्ट का वंशज था, उत्तराधिकारी था, जो बाद में चल करके यहाँ का जो है सम्राट बना। ठीक है, तो नेपोलियन तृतीय ने जो है लगा उसको कि भाई कमाल है, ये आदमी तो बड़ा अच्छा है, बिना मदद मांगे ही मदद करने आ गया, अच्छी बात है। जब युद्ध समाप्त हुआ, क्रीमिया का युद्ध समाप्त हुआ, तो इसका जो है पेरिस में शांति सम्मेलन जो है बुलाया गया। पेरिस में बुलाया गया शांति सम्मेलन। ठीक है, पेरिस में जो है शांति सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है इसने कहा कि भाई जो हमको मदद किया हम उसको भी बुलाएंगे। तो फ्रांस ने, नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के साथ साथ, ऑस्ट्रिया तो इसका ससुर था ही, तो ससुर को तो बुलाइबे करता था, लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ साथ पिडमाउंट को भी यानी काउंट काबूर को भी बुलाया। काबूर को भी इसने बुला लिया यहाँ पे। ठीक है, काबूर को भी बुलाया। और इस सम्मेलन में काबूर ने जो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया ने अपना कब्जा कर रखा था उसको गैर कानूनी घोषित किया। काबूर ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के लोम्बार्डी और वेनेशिया पर प्रभुत्व को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इस तरीके से कह सकते हैं कि काबूर ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए पूरे यूरोप में जो है इटली की समस्या को उजागर कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ एक बात। और आगे देखें तो यहाँ पर जो है फ्रांस का झुकाव जो है कहा जाए तो कुछ हद तक काबूल की तरफ आ गया कि हाँ भाई बात तो ये सही कर रहा है, मेरा मदद किया है तो हम इसका बात कैसे ठुकरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से एकीकरण के समर्थन में ये नहीं था। तो इसने कहा कि देखो ऐसा है कि हम तुमको साथ तो देंगे, तुम ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है, इसने जो है बाद में जब ये मीटिंग खत्म हुआ तो एक दूसरा मीटिंग हुआ 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। ठीक है, तो इस समय जो है काबूर ने फ्रांस को कहा कि देखो भाई ऑस्ट्रिया से जो है हम जब लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, तो तुम जो है अपनी सैनिक सहायता जो है हमें देना। ठीक है, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में। तो फ्रांस जो है सोच ही रहा था कि क्या करूं, हाँ कहूं या ना कहूं, हाँ बोलूं या ना कहूं। ठीक है, तो इसी बीच जो है काउंट काबूर जो उसको ऑफर दे देता है कि 2 राज्य हम आपको दे देंगे, नीस और सेवाए। नीस और सेवाए जो है ये 2 राज्य हम आपको देंगे। तो उसको लालच आ गया कि अरे भाई बिना मेहनत किए ही, कोई खास काम किए बिना ही हमको 2 राज्य मिल जाएगा, ये तो अच्छी बात है। तो उसने हाँ कह दिया, सैन्य समर्थन देने का वादा कर दिया। ठीक है, तो इस संधि का नाम था प्लेम्बियर्स की संधि। इस संधि का क्या नाम था? प्लेम्बियर्स की संधि। तो 1858 ईस्वी में फ्रांस के साथ काबूर ने प्लेम्बियर्स की संधि के तहत ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैन्य समर्थन का वादा प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। और अगले ही साल 1859 ईस्वी में, 1859-60 में
क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट का सीमा संबंधी विवाद हो गया, बॉर्डर संबंधी विवाद हो गया और युद्ध शुरू हो गया। तो इस युद्ध में क्योंकि संधि किया हुआ था, तो संधि के तहत फ्रांस की सेना जो है पिडमाउंट यानी काबूल की सेना के साथ आ गई ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, और इस युद्ध में जैसे ही वेनेसिया पर पिडमाउंट का जीत हो गया, कहाँ, वेनेसिया पर जीत हो गया, अब नेपोलियन तृतीय को डर लगने लगा, तो इसने जो है युद्ध से बाहर हो गया, यह युद्ध से बाहर हो गया। और युद्ध से बाहर हो जाने के बाद उसने निश्चय किया कि हम दोनों के बीच संधि कराएंगे। तो इसने इन दोनों के बीच, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच संधि करवाया, और उस संधि के तहत जो है इस बात को स्वीकार किया गया कि लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये दो राज्यों पर जो है कब्जा था। किसका? लोम्बार्डी और वेनेसिया पर कब्जा था ऑस्ट्रिया का। तो कहा कि देखो भाई ऐसा है कि लोम्बार्डी जो है तुम दे दो पिडमाउंट को। किसको दे दो? लोम्बार्डी पिडमाउंट को दे दो। ठीक है, और इधर वेनेसिया पर जो पिडमाउंट ने जीत दर्ज कर लिया था, इसको कहा कि ऐसा करते हैं ना कि वेनेसिया जो है वापस कर देते हैं। ठीक है, तो वेनेसिया जो है वापस से ऑस्ट्रिया को मिल गया। तो इस संधि के तहत ये हुआ, और इस संधि का परिणाम हुआ कि इटली एक बड़े राज्य के रूप में जो है उभर कर सामने आया। ठीक है, तो काफी हद तक एकीकरण जो है वो अपने दिशा में ठीक तरीके से आगे बढ़ रहा था। इटली का एकीकरण जो है वो काफी आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। ठीक है, यहाँ तक हुआ। और इस तरीके से देखा जाए तो 1861 आते आते 1861 ईस्वी तक एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है वही हम बता रहे हैं कि 1861 ईस्वी तक मध्य इटली में रोम को छोड़कर, ठीक है, मध्य इटली में किसको छोड़कर? रोम को छोड़कर जो है लगभग सभी क्षेत्र जो है वो एकीकृत कर लिए गए थे। ठीक है, दक्षिणी इटली भी इसमें एकीकृत हो गया था, लेकिन दक्षिणी इटली को एकीकृत कौन किया इसके बारे में भी बताना बाकी है। गैरिबाल्डी जो है दक्षिणी इटली का एकीकरण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको भी अब बता देते हैं, फिर जो है एक बार फिर 1861 ईस्वी वाला लाइन जो अभी हम बोले हैं वो थोड़ी देर बाद एक फिर से जो है रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक जो है यहाँ तक जो भी गतिविधि हुआ उसको समझने में आपको कोई दिक्कत है तो एक बार जो है बता दीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी डाउट जो है अगर आप बताएंगे नहीं तब तक हम उसका कोई सॉल्यूशन जो है नहीं दे सकते। इसलिए कोई भी डाउट हो आप खुलकर कमेंट बॉक्स में लिखें अपना डाउट, और हम आपके डाउट को जो है सॉल्व करेंगे, जो है आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं गैरिबाल्डी के बारे में कि ये गैरिबाल्डी जो है वो क्या कर रहा था, पहले कौन था ये समझ लेते हैं। गैरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। गैरिबाल्डी का जन्म जो है वो 1807 ईस्वी में हुआ था, 1807 इसमें हुआ था। यह पेशे से नाविक था। इसने दक्षिणी इटली, सिसिली और नेपल्स, जहां बुर्बो राजवंश के सम्राट हमको याद है, अभी भी याद है सम्राट का नाम हम आपसे पूछे हुए हैं, तो उस सम्राट का नाम हम कैसे ले ले, तो वो तो आप ही को बताना है। ठीक है ठीक, तो वहां के सम्राट के खिलाफ हुआ क्या था कि 1848 ईस्वी में ही उस सम्राट ने इस्तीफा दे दिया था जब मेटरनिक का पतन हुआ। आपको ध्यान होगा हम ये बात बताए थे पीछे के वीडियो में। तो वो जो है इस्तीफा दे दिया था, और गैरिबाल्डी जो है इन मौकों का लाभ उठाकर, ऐसे मौके का लाभ उठाकर उसने जो है हमला किया सिसिली और नेपल्स में। लेकिन हमला किया कैसे? पेशे से तो ये नाविक था, तो इसके पास सेना कहाँ से आया? तो इसने क्या किया कि अब एक सेना बनाया था इसने स्वयंसेवी युवकों का। स्वयंसेवी युवक, उसमें महिला पुरुष सब लोग उसमें शामिल थे, किसान वगैरह सब उसमें शामिल थे, क्योंकि वो किसान दक्षिणी इटली में बुर्बो राजवंश के आतंक से बहुत परेशान हो रखे थे, तो उससे वो छुटकारा चाहते थे, तो इसलिए जो है इनके साथ जो है जुड़ गए वो लोग। और इसने जिस संगठन का निर्माण किया था उसका नाम था लाल कुर्ती।
क्या नाम था? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि उसकी जो सेना होता था, स्वयंसेवी सेना होता था, वो एक नीचे तक लटकता हुआ लाल कलर का जो है ड्रेस पहना करते थे। जैसे आर्मी वगैरह में ड्रेस कोड होता है ना, या स्कूल वगैरह में ड्रेस कोड होता है, उसी तरीके से इनके स्वयंसेवी सेना का जो है एक ड्रेस कोड था जो लाल कलर का था और नीचे तक जो है वो लगा रहता था। हो सके तो इसका जो है एक फोटो भी का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा आप उस चीज को। ठीक है, तो लाल कुर्ती का गठन जो है इसने किया गैरिबाल्डी ने, और लाल कुर्ती की सहायता से उसने दक्षिणी इटली के सिसिली और नेपल्स जैसे राज्यों पर हमला किया और वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और उसने गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में, कहा गया विक्टर इमैनुअल? विक्टर इमैनुअल कहीं लिखे ही नहीं है ना। विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में उसने अपने आप को वहां का शासक घोषित किया। कहा कि राजा तो विक्टर इमैनुअल है, लेकिन हम उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ शासन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से वहां पर शासन करने लगा। और फिर कुछ ही समय बाद जो है उसने जो है राजनीति से संन्यास ले लिया। सारा राजभार जो है पिडमाउंट को सौंप दिया। उस समय काउंट काबूर भी जिंदा था। सौंप दिया और कहा कि अब हम संन्यास ले लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखो, संन्यास लेने से पहले उसके मन में एक खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। उसके मन में प्लानिंग चल रही थी कि जो रोम में, मध्य इटली में, रोम में, ठीक है, जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी में पोप का राजमहल था, तो उस राजमहल में हमला करने का जो है वो तैयारी कर रहा था, खुफिया प्लानिंग कर रहा था। इस बारे में जो है भनक लग गया काउंट काबूर को। काउंट काबूर बोला कि रे कुंजी कर रहा है, मरवाएगा का? फ्रांस धर के कूट देगा, अभी फ्रांस से लड़ने का ताकत नहीं है हम लोग में, अभी शांत रहो। समझाया गैरिबाल्डी को, तो जो है ये भी मान गया। हालांकि गैरिबाल्डी शुरू में गणतंत्र का समर्थक थे, लेकिन काउंट काबूर से मिलने के बाद इनके विचार बदल गए और ये भी संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो है इनका विचार परिवर्तन हो गया और सारा राजपाट जो है विक्टर इमैनुअल को सौंप कर संन्यास ले लिया और किसान की तरह साधारण जीवन जो है वो जीने लगा। और इसीलिए हम आपको बताए भी थे कि इन्हीं के आदर्शों के आधार पर इंडिया में टीपू सुल्तान ने, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब नाम का एक संगठन बनाया था इंडिया में। जैकोबिन क्लब कौन बनाए थे? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने। गैरिबाल्डी के आदर्शों पर ही आधारित था वो। ठीक है, इनके त्याग के आदर्शों पर आधारित था। तो यहाँ तक जो भी बताएं उसके बारे में अब एक बार जो है हम रिवाइज कराते हैं कि गैरिबाल्डी था कौन। पहले परिचय बताते हैं कि गैरिबाल्डी जो का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। यह पेशे से नाविक था। इसने इटली के दक्षिणी भाग को एकीकृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने एक स्वयंसेवी लोगों का एक संगठन बनाया था जिसका नाम लाल कुर्ती था। उसी के सहायता से उसने जो है इटली के दक्षिणी भाग पर अपना कब्जा स्थापित किया और विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना शुरू किया। बाद में उसने राजनीति से संन्यास लेकर, नहीं एक मिनट, ये लास्ट लाइन जो अभी बोल रहे थे उसको थोड़ा ध्यान रखना, उसको अभी हटा दो। कहना कि गैरिबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध के द्वारा ही हो सकता है। इटली के एकीकरण किसके द्वारा हो सकता है? युद्ध के द्वारा ही हो सकता है, यानी तलवार के दम पर ही हो सकता है। इसीलिए इसे इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिचय। योगदान तो समझ में आ ही चुका है। ठीक है, तो परिचय हो गया। और अब आगे बात करें तो इन्होंने जब त्याग पत्र दे दिया तो इन्हीं के आदर्शों के आधार पर भारत में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया तीनों के बारे में बात। अब एक बार जो है इस पूरे घटनाक्रम को जो है हम शॉर्ट में जो है समराइज करते हैं। ठीक है, इटली के एकीकरण में क्या क्या जो है प्रक्रियाएं हुई उसको देखो। सबसे पहले जो है नेपोलियन के सैन्य अभियानों द्वारा इटली में राष्ट्रवादी भावनाओं का बीजारोपण हुआ।
ठीक है, उसने इटली के क्षेत्र को जीतकर 3 गणराज्यों के रूप में गठित किया। तीनों गणराज्य का नाम जो है बताइएगा, ट्रांसपेडियन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य और सिसिलपाइन गणराज्य। फिर वियना की संधि के तहत पिडमॉन्ट और सार्डिनिया को एकीकृत कर दिया गया, जिसके द्वारा जो है इटली के एकीकरण को दिशा मिलने लगी। कार्बोनारी संगठन, जो इटली के एकीकरण का प्रारंभिक संगठन माना जा सकता है, उसके तर्ज पर मेजिनी ने यंग इटली जैसी संस्था का निर्माण कर युवाओं में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार किया। फिर मेजिनी की बात करें तो मेजिनी जो गणतंत्रवादी विचारों के समर्थक थे, एक प्रखर राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति की स्थितियों का लाभ उठाकर मध्य इटली के रोम में विद्रोह कर उसे एकीकृत करने का प्रयास किया था, लेकिन ऑस्ट्रिया और फ्रांस के हस्तक्षेप के द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया गया। वस्तुतः मेजिनी को निर्वासित कर दिया गया। इसके बावजूद भी उन्होंने एकीकरण के लिए काम करते रहना जारी रखा। ठीक है, काउंट काबूर के बारे में बात करें तो काउंट काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। यह सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था, जिसे विक्टर इमैनुअल के द्वारा नियुक्त किया गया था। यह अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए फ्रांस को सैन्य समर्थन के लिए राजी कर लेता है। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में फ्रांस सैन्य सहायता देता है और जो है ये लोम्बार्डी और वेनेसिया की समस्या को सुलझाकर इटली को काफी हद तक एकीकृत कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से जब गैरिबाल्डी भी अपना राज्य इसको सौंप देता है तो इटली का लगभग एकीकरण हो जाता है, केवल मध्य इटली में रोम और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको छोड़कर। ठीक है, जो अभी भी पोप के अधीन था और फ्रांस से सीधा मुकाबला अभी भी नहीं किया जा सकता था, तो यहाँ पर जो है रुकना पड़ा। ठीक है, तो काउंट काबूर की मृत्यु जो है इसी बीच हो जाती है 1862 ईस्वी में। काउंट काबूर की मृत्यु जो है इसी समय 1862 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। इसके बाद जो है एकीकरण का क्या होगा, तो इसके बाद एकीकरण की जिम्मेदारी स्वयं वहां का शासक विक्टर इमैनुअल जो है वो उठाता है। ठीक है, अब वो किसी और व्यक्ति को नियुक्त नहीं करता, वो स्वयं ही एकीकरण करता है। समझे? तो वो स्वयं क्या भूमिका निभाया इसके बारे में समझ लो कि विक्टर इमैनुअल की क्या भूमिका रही एकीकरण में। ठीक है, विक्टर इमैनुअल, अगर 2 मिनट समय देते तो हम इधर जो है मिटा देते हैं, ताकि इधर का भी जो है थोड़ा सा यूज करेंगे। एक टॉपिक और इसमें रह गया है हम लोगों को। तो विक्टर इमैनुअल ने क्या किया कि अब मौके का इंतजार करना शुरू किया कि जब मौका मिलेगा तब जो है हम रोम को भी अपने इधर शामिल कर लेंगे। तो ये मौका उसको कब मिला जानते हो? थोड़ा इंतजार करना पड़े, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो ये इंतजार करते रहे। ठीक है, इंतजार किए लगभग 10 साल। हुआ क्या कि 1870 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के लिए भी उधर संघर्ष इसी के साथ साथ चल रहा था। तो वहां का जो प्रधानमंत्री था, चांसलर था, प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क। प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया 1870 ईस्वी में, जिसको सेडान का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो उस युद्ध का लाभ उठाया इसने। युद्ध के समय में फ्रांस को अपनी सेना वेटिकन सिटी से बाहर ले जाना पड़ा युद्ध के लिए। तो वहां पर पोप को संरक्षण प्रदान करने के लिए फ्रांसीसी सेना नहीं थी। इसी बात का लाभ उठाकर इसने जो है देखा कि डर के मारे जो है पोप अपने आप को राजमहल में बंद कर लिया, किले में बंद कर लिया। और यह किला कहाँ था? वेटिकन सिटी में था। तो वेटिकन सिटी को छोड़कर, उसने किले को छोड़कर उसके आसपास का जो भी क्षेत्र था उसको इटली में शामिल करा दिया, एकीकृत कर लिया और रोम को अपनी राजधानी बना ली। तो ये विक्टर इमैनुअल के बारे में हो गया कि विक्टर इमैनुअल ने क्या किया। विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर की मृत्यु के बाद 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु के बाद इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी स्वयं विक्टर इमैनुअल ने ले ली।
उसने 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच सेडान के युद्ध का फायदा उठाकर पोप के किले जो वेटिकन सिटी में स्थित थी को छोड़कर रोम के बाकी क्षेत्र को अपने में मिला लिया, सॉरी अपने में नहीं, इटली में मिला लिया और रोम को अपना राजधानी बनाया। हालांकि पोप ने इस स्थिति को तुरंत स्वीकार नहीं किया। ठीक है, पोप इसका विरोध करता है लेकिन इसने एकीकरण तो कर लिया। ठीक है, और बात रही वेटिकन सिटी का, तो वेटिकन सिटी का मुद्दा जो है वो 1929 ईस्वी में सुलझाया गया। 1929 ईस्वी में सुलझा, जब वहां का तानाशाह मुसोलिनी हुआ ना, तो मुसोलिनी ने जो है वेटिकन सिटी की स्थिति को जो है ठीक किया कि वो इटली का हिस्सा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हो गया, इस तरीके से जो एकीकरण यहाँ तक बढ़ा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 1871 में जो है इटली का एकीकरण पूरा हो गया। 1871 में इटली का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। 1871 में ही जर्मनी का भी एकीकरण पूरा हुआ, लेकिन उसकी कहानी और इसकी कहानी में कुछ अंतर जो है जरूर था। ठीक है, वहां भी इसी तरीके से कूटनीतिक जो है चाल चला गया, युद्ध लड़ा गया, यहाँ भी वही सब हाल था। लेकिन इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात है कि जो है अलग अलग लोगों का योगदान था इटली के एकीकरण में। नेपोलियन का तो देखे ही, वियना की संधि का क्या था वो तो समझ में आ गया, मेजनी काउंट का और गैरिबाल्डी का समझ में आ गया, विक्टर इमैनुअल का क्या योगदान था वो भी समझ में आ गया। अब जो है हम बात करेंगे एक और व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है नेपोलियन तृतीय। ठीक है, तो या फिर यूं कहे कि नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट था, तो फ्रांस का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। योगदान या फिर भूमिका, ठीक है, दोनों का मतलब तो एक ही होता है कि इटली के एकीकरण में फ्रांस की क्या भूमिका थी या नेपोलियन तृतीय का क्या योगदान था, ऐसा करके पूछेगा, तो उसको भी समझना जो है जरूरी है। ठीक है, हम ये बात जो है इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब तक जो है क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन ये चीज जो है आपके बुक में है तो इसको जो है पढ़ना चाहिए, समझ में होना चाहिए आपके पास कि इन चीजों को भी जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब चीजें तो पढ़ाया ही है ना आपके किताब में। भले ही स्पष्ट नहीं किया है कि ये पॉइंट्स हैं, बट उन पॉइंट्स को आपको समझना है, हमें समझना है। ठीक है, और एग्जाम में किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन घुमा के पूछे तो उसका जो है डट कर मुकाबला करना है, डर कर नहीं, डट कर मुकाबला करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमारी तैयारी भी तो उसी लेवल का होना चाहिए ना। तो जो भी पॉइंट्स इसमें क्लियर्ड है या अनक्लियर्ड है, उन सब को हम जो है आपके लिए क्लियर करते जाएंगे आसान भाषा में, नोट्स भी उसका उपलब्ध कराते जाएंगे ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो बेहतरीन हो सके। और इसमें जो है केवल मेरे चाहने से नहीं हो सकता है, इसमें आपको भी सीरियस होकर के जो भी चीजें हम सिखा रहे हैं उसको सीखना पड़ेगा, तभी जो है ये मिशन जो है कंप्लीट हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चलो ये आज के लिए लास्ट टॉपिक है कि नेपोलियन तृतीय या फ्रांस की भूमिका क्या थी इटली के एकीकरण में, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो क्रीमिया के युद्ध जो 1853-54 में हुआ था, ठीक है, या 56 भी इसको लिख सकते हैं, 54 की जगह 56 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्रीमिया के युद्ध में काबूल के द्वारा जो है फ्रांस को मदद दिए जाने से फ्रांस प्रभावित था, नेपोलियन तृतीय प्रभावित था। इसके अलावा इसी के युद्ध के बाद काउंट काबूल को यह मौका मिल सका कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव को इटली में गैरकानूनी साबित कर सके, तो ये मौका मिला। ये पॉइंट पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट बनेगा कि प्लेम्बियर्स की संधि के द्वारा, प्लेम्बियर्स की संधि 1800 कौन सी ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, तो प्लेम्बियर्स की संधि के द्वारा 1858 ईस्वी के द्वारा फ्रांस पिडमाउंट को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैन्य समर्थन देने का वादा किया। इसके बदले में फ्रांस को नीस और सेवाए 2 राज्य पिडमाउंट की तरफ से दिए गए थे। रिश्वत है ना, रिश्वतखोर आदमी था ये, है कि नहीं? तो ये दूसरा बात हो गया। ठीक,
तीसरा बात कि 1859-60 के युद्ध में, ठीक है, 1859-60 के युद्ध में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता कराकर जो है विवादों को सुलझाने का काम किया इसने, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा बात। और चौथा बात जो है, चौथा भी कह सकते हैं क्या कुछ, चौथा फिर तो ये तो बाकी तो रोम में ये एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि 1870 में सेडान के युद्ध के समय रोम से अपनी, या सीधे कहो कि 1870 में सेडान के युद्ध के समय नेपोलियन तृतीय के लिए पोप को संरक्षण देना मुमकिन नहीं था, जिस कारण उसने अपनी सेना वहां से वापस ले ली, वापस बुला लिया, जिसका लाभ उठाकर विक्टर इमैनुअल ने रोम को इटली में एकीकृत कर लिया। तो इस तरीके से जो है ये 4 पॉइंट्स जो है हम लोग इसके भूमिका में बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है आपको हो गए। शॉर्ट में कभी पूछ दे तो आपको जवाब देने के लिए एकदम आसान तरीके से हम बता ही दिए हैं। और ये सब चीज ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीज किताबों में लिखा नहीं है, ये इसमें जो भी बात हम बता रहे हैं ये चीज आपको लग रहा है कि ये किताब से कुछ बाहर चीज हम बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो किताब में आपके सिलेबस में दिया है उसी को हम आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें नई बात कौन सी है, सारी बातें तो आपके लिए जानी पहचानी ही है। तो अच्छी बात है ना कि हम हर तरीके से अपने आप को तैयार रखें कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, सामने से कोई भी गोली आए, AK-47 से आए चाहे देसी कट्टा से आए, उसको जो है रजनीकांत की तरह एकदम, नहीं रजनीकांत नहीं, धर्मेंद्र दादा है ना, ठीक है, वो जो है एकदम हाथ में ही जो है ऐसे करके गोली पकड़ लेते हैं और बाद में दिखाते हैं कि देख कुछ भी नहीं हुआ मेरे हाथ को, गोली तुम्हारा जो है कुचला गया है, ठीक है। ये बात सन्नी पाजी को मत बता देना, नहीं तो वो फिर मेरे को परेशान करेंगे, ठीक है। खैर, यहाँ तक जो है जो कुछ भी समझाए वो आपको आसानी से समझ में आ गया है, समझ में आ गया है सारी बातें, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है। और इसके बाद जो जर्मनी का एकीकरण है वो जो है वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा और कमेंट करके लिखिएगा जरूर कि हाँ सर हम जर्मनी के एकीकरण की कहानी समझने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और जो पढ़ा हुआ चीज है पहले का उसको रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।